दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द और सितम उसी को झेलना पड़ता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता या फिर वो अनाथ होता है। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं 2022 की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसने न केवल समाज में अकेली महिला के ऊपर लगने वाले लांछन और अत्याचारों से सभी को रूबरू कराया है, बल्कि अपनी उम्दा कास्टिंग की बदौलत ये साबित कर दिया है कि कुछ स्टोरीज जैसी दिखती हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। यही वजह थी कि रिलीज होते ही लोगों ने इसे इतना सराहा कि बेहद कम बजट में रेडी होने के बावजूद भी पलक झपकते इसने $100 मिलियन से भी ऊपर की कमाई कर ली। मूवी का नाम है वेयर द क्रॉडेड सिंग। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 30 अक्टूबर 1969 से शुरू होती है, जहां पर हमें नॉर्थ कैरोलिना के दलदलीय जंगल बार्कली कोव में दो लड़के साइकिल चलाते हुए मिलते हैं और थोड़ी ही दूर पर अचानक वो रुक जाते हैं। कारण था उनके सामने पड़ी कीचड़ में एक लाश, जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। थोड़ी बहुत तहकीकात करने के बाद पुलिस को मालूम पड़ता है कि ये लाश एंड्रयू नाम के एक लोकल पॉपुलर फुटबॉल खिलाड़ी की है। मगर हैरत की बात ये थी कि यहाँ पर किसी तरीके से कोई एविडेंस तो दूर, खुद एंड्रयू के भी निशान तक नहीं होते। पुलिस को वहाँ पर एक बेहद पुराना फायर टॉवर नजर आता है, जिसके बिल्कुल जस्ट नीचे एंड्रयू की लाश पड़ी थी, पर टॉवर पर किसी के कोई निशान नहीं थे, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि जरूर एंड्रयू यहाँ से गलती से नीचे गिर गया होगा या फिर किसी ने उसे धक्का दिया होगा। अगले ही दिन लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाता है। एक्सपर्ट्स ऑफिसर को बताते हैं कि इस आदमी की मौत रात के 12 बजे से सुबह 2 बजे के बीच हुई है, जो कि 63 से 64 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से इसके सर पर लगने वाली चोट के कारण हुई है। यहाँ तक कि वहाँ के खम्भों पर भी खून के निशान हैं, यानी कि नीचे गिरते वक्त जरूर वो इन्हीं खम्भों से टकराया होगा। अगर कोई उसे धक्का देता तो वो पीठ की तरफ गिरता। साथ ही साथ किसी के फुटप्रिंट्स या हैंडप्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन हाँ, मुझे एंड्रयू की बॉडी पर ये लाल कलर का धागा जरूर मिला है। इस लाल धागे के आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू की मौत की खबर पूरे शहर में जंगल में लगी आग की तरह फैल जाती है। आखिर वो इतना सीधा साधा और अमीर लड़का था कि उसे कोई क्यों मारेगा। तभी सबका शक जंगल में रहने वाली मार्श गर्ल यानी कैथरीन पर जाता है। इसके बाद पुलिस तफ्तीश करने के लिए जंगलों के बीचों बीच बने कैथरीन के घर में जाती है। यहाँ दरवाजा खुला होता है, लेकिन कैथरीन नहीं होती। उन्हें उसके घर में लाल कलर की टोपी भी मिलती है, जिसका धागा हूबहू एंड्रयू की बॉडी पर मिलने वाले एविडेंस से मैच कर रहा था। अब पुलिस को कैथरीन पर शक होने लगता है और उसे ढूंढने के लिए जंगल की छानबीन करने लगते हैं, जिन्हें देखकर कैथरीन वहां से भागने की कोशिश करती है। मगर लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे पकड़ ही लेती है और ले जाकर लॉकअप में बंद कर देती है। सभी लोग उसे ताने मारने लगते हैं कि उसने ही एंड्रयू का कत्ल किया है, ये जाने बगैर कि सच्चाई क्या है। शांत स्वभाव की कैथरीन लॉकअप में शांति से बैठी रहती है और आसमान को निहारती है। इसी दौरान वहाँ एक बिल्ली उसके पास आती है, जिससे कि उसका अकेलापन दूर हो जाता है और उसे अपने साथ लेटाकर वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद उससे मिलने टॉम नाम का एक वकील आता है, जो उसका केस लड़ना चाहता है, पर कैथरीन कुछ भी नहीं कहती। टॉम उसे समझाता है कि बाहर तुम्हें लोग मार्श गर्ल कहते हैं और कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ ऐसी कई अफवाहें तुम्हें मुसीबत में डाल देंगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो ताकि मैं तुम्हारे बारे में और जानकर तुम्हारी मदद कर सकूं। इन सब के बावजूद भी जब कैथरीन कुछ नहीं बोलती तो टॉम वहाँ से जाने लगता है और तभी कैथरीन उसे बताती है कि ये बात 1953 की है, जब वो अपनी माँ जूलियनी के साथ एक जंगल में रहती थी। वो बहुत खुश थी, अपने भाई बहनों के साथ दिन भर खेला करती थी। उसका जॉडी नाम का एक भाई था और साथ ही हेनरी नाम का एक दोस्त भी। एक रोज जब कैथरीन अपनी बहनों के साथ बोट पर खेल रही थी, तभी गलती से बोट खराब हो जाती है, जिसके कारण उसके पिता सब बहनों के साथ साथ उसकी माँ को भी खूब मारते हैं। ये सब जूलियनी सह नहीं पाती और अगली सुबह घर छोड़कर चली जाती है। उसके साथ कैथरीन के भाई बहन भी चले जाते हैं, मगर वो वहीं रहने का फैसला करती है। अब वो बेहद अकेली हो जाती है और बोट लेकर पानी में घूमने चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बीच रास्ते में भटक जाती है। मगर हेनरी वहाँ आकर उसकी मदद करता है और घर तक वापस छोड़ देता है। अगले रोज कैथरीन के पिता उसे ग्रोसरी स्टोर पर लेकर जाते हैं और खाने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं। यहाँ कैथरीन की मुलाकात कैली से होती है, जो कि एक ग्रोसरी स्टोर की मालकिन होती है। वो कैथरीन से एक सिंपल सवाल पूछती है, जिसका मतलब उसे नहीं पता होता। ये देखकर कैली समझ जाती है कि कैथरीन स्कूल नहीं जाती और ना ही ठीक से खाती है। फिर वो उसे बताती है कि स्कूल में बच्चों को अच्छा खाना दिया जाता है
बस वहाँ जाने के लिए उसे एक अच्छी स्कर्ट की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद कैली उसे पढ़ने के लिए कुछ जरूरी सामान और खाने के लिए चीजें सौंप देती है। कैली और उसका पति जेम्स दोनों ही नेक दिल इंसान थे और वो उसे काफी सम्मान दिया करते थे और बाकियों की तरह जज भी नहीं करते थे। घर आकर कैथरीन अपनी बहनों की ड्रेस में से एक को निकालकर पहन लेती है और अकेले ही स्कूल की तरफ चली जाती है, जहां उसके गंदे कपड़ों और नंगे पैरों को देखकर रास्ते में काफी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी दौरान उसे पहली बार टॉम मिलता है, जो उसे न केवल स्कूल का रास्ता बताता है बल्कि ये भी कहता है कि स्कूल ज्ञान का वो सागर है जहां जाकर उसे कुछ सीखने को ही मिलेगा। टॉम की बातों से प्रोत्साहित होकर कैथरीन किसी तरह स्कूल जाती है, मगर क्लास के बच्चे उसके रंग रूप और यहाँ तक की बोली को लेकर बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे कैथरीन को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। बदकिस्मती से यही स्कूल में उसका पहला और आखिरी दिन था। धीरे धीरे समय गुजरता है और कैथरीन अपने पिता के साथ इसी जंगल में रहने लगती है। वो उसे किसी से भी मिलने नहीं देते थे, जिससे वो अकेली हो गई थी और फिर उसे अकेले ही रहना रास आने लगा। उसके पिता हमेशा यही समझाते थे कि दुनिया में कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना और अपनी सुरक्षा स्वयं करना। कैथरीन को चिड़ियों के पंख और शेल्स को कलेक्ट करने का काफी शौक होता है, इसीलिए उसके पिता उसे एक कलेक्शन बैग भी लाकर देते हैं, जिसे देखकर कैथरीन काफी खुश भी होती है। एक रोज कैथरीन के घर पर डाकिया आता है, जिसे देखकर वो फूली नहीं समाती। उसे लगता है कि ये माँ का खत है और वो जरूर वापस आने वाली हैं। लेकिन उसके पिता खत को पढ़कर वहीं उसकी आंखों के सामने जला देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ कभी भी वापस नहीं आएगी। इतना ही नहीं, वो उसकी माँ से जुड़ी सभी चीजों को एक एक करके जला देते हैं और फिर एक दिन खुद भी वहाँ से बिना कुछ बताए चले जाते हैं। जिसके बाद बेचारी कैथरीन नन्ही सी उम्र में पूरे घर में अकेली पड़ जाती है। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में कैथरीन के ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे जिंदा रहने के लिए खाना बनाना भी नहीं आता था। किसी तरह वो दाल चावल को पकाकर खाती थी, लेकिन घर का सारा राशन 2 दिन में खत्म हो जाता है। अब ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही कोई भरोसेमंद आदमी, इसीलिए वो खुद ही तालाब के पास जाकर सी शेल्स और सी फूड को इकट्ठा करके जेम्स की दुकान पर जाकर कहती है कि आप ये सारा सामान रख लीजिए, जिसके बदले उसे कुछ खाने के लिए सामान दे दीजिए। कैथरीन की बातें सुनकर जेम्स और उसकी पत्नी का दिल धक से हो जाता है। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि आखिरकार इस बच्ची के पिता भी इसे छोड़कर चले गए, जिस पर कैली उसकी हर वो मदद करने की कोशिश करती है जो कुछ उसके हाथ में होता है। आज कोर्ट की सुनवाई के दिन भी वो उसी की दी हुई ड्रेस को पहनकर बैठी थी। यहाँ बैठे लोग उस पर तरह तरह के तंज कस रहे थे, पर सबूत के अभावों के कारण जज सुनवाई को अगली तारीख पर टाल देते हैं। टॉम चाहता था कि कैथरीन जज के सामने इस बात को स्वीकार कर ले कि वो उस रात एंड्रयू से मिली थी और दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस हुई थी और तभी गलती से एंड्रयू का पैर टूटी हुई जाली पर पड़ा, जिससे वो सीधे नीचे गिर गया। इससे कैथरीन को सिर्फ 10 साल की ही सजा होगी और 6 साल में वो किसी भी तरह से उसे बाहर निकाल लेगा। पर कैथरीन ऐसे किसी भी अपराध को स्वीकार करने से साफ साफ इनकार कर देती है। उसके मुताबिक जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आखिर वो 10 साल क्या एक दिन भी सलाखों के पीछे क्यों काटे। वहीं अगली सुनवाई में एंड्रयू का वकील कैथरीन को दोषी करार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, पर सबूतों के अभावों के कारण उसका इरादा डगमगा जाता है। टॉम अपने मुवक्किल की तरफदारी करते हुए कहता है कि जज साहब, एंड्रयू जंगल से 6 मील की दूरी पर रहता था और मेरा क्लाइंट जंगल में, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपराधी है और सभी उस पर शक करें। ये हरगिज गलत है। टॉम जज को उसकी बाकी की कहानी बताता है और यहाँ कैथरीन भी अपने अतीत को याद करने लगती है। साल होता है 1962। वो ना केवल बड़ी हो चुकी थी बल्कि उतनी ही हसीन भी। वो अकेले ही जंगल में रहा करती। एक दिन उसे एक लड़का जंगल में दिखता है, जिसे देखकर कैथरीन थोड़ा घबरा जाती है और छुप जाती है। कुछ दिनों बाद उसके घर के नजदीक में एक विलुप्त और सुंदर प्रजाति के पक्षी का पंख मिलता है। फिर अगले दिन उसी जगह पर उसे वेजिटेबल्स के बीज और एक लेटर मिलता है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकती है। अब वो काफी एक्साइटेड हो जाती है कि आखिर इन्हें कौन रख कर जा रहा है और वो उन पंखों को कलेक्ट करने लगती है। कुछ ही दिनों में उसे पंखों को रखते हुए वो लड़का नजर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त हेनरी होता है। कैथरीन से वो पूछता है कि आखिर वो बर्ड्स के बारे में इतना कैसे जानती है, जिस पर कैथरीन कहती है कि ये सब उसे उसकी माँ ने बताया
फिर वो उसे ये भी बता देती है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इस वजह से वो उसके लेटर्स को पढ़ नहीं पाई। ये सुनकर हेनरी फैसला करता है कि वो उसे पढ़ना और लिखना सिखाएगा ताकि वो उसकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सके। दोनों अब रोजाना मिला करते थे। हेनरी उसके घर भी जाता है जहाँ पर वो उसे किताबें पढ़ना भी सिखाता है और तो और ये भी बताता है कि आखिर किस तरह पृथ्वी के बदलते स्वरूप की वजह से पेड़ पौधे और वातावरण में बदलाव आता है। दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ रहे थे और हेनरी उसके अकेलेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करता था। वहीं दूसरी ओर जेम्स की दुकान पर हम सोशल सर्विसेज के एक आदमी को देखते हैं। ये शख्स कैथरीन के बारे में उससे पूछता है क्योंकि उसे मालूम पड़ा था कि एक अकेली लड़की जंगल में रहती है और उनकी कमेटी चाहती है कि वो लड़की ग्रुप होम में और लोगों के साथ रहे। कैथरीन इसके बारे में हेनरी को बताती है, जिस पर हेनरी उससे कहता है कि ये तो अच्छी चीज है, तुम्हें और लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा और वहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी भी नहीं रहेगी। पर कैथरीन किसी भी कीमत पर जंगल के सुहाने और शांतिपूर्ण माहौल को नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए जब कभी सोशल सर्विसेज का कोई भी आदमी उसके घर पर मिलने के लिए आता तो वो कहीं न कहीं छुप जाती है। कैली उसे बता देती है कि सोशल सर्विसेज वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए वो जहाँ कहीं भी जाती है तो अपने पैरों के निशान और बाकी चीजों को छुपा देती है ताकि किसी भी कीमत पर वो उनके हाथ ना लग सके। आज हेनरी उससे एक बार फिर से मिलने आता है। कैथरीन पूछती है कि तुमने मुझे अपनी माँ के बारे में नहीं बताया, जिस पर हेनरी कहता है कि मेरी माँ और बहन एक एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं। कैथरीन उसे दिलासा देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस एक इत्तेफाक था जिसे कोई नहीं टाल सकता। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो किस कर बैठते हैं। कैथरीन कहती है कि क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हूँ, जिस पर हेनरी खुशी खुशी हाँ में जवाब देता है और फिर उनकी नजदीकियां और बढ़ जाती हैं। समय बीतता है और उनका प्यार और भी मजबूत हो जाता है। हेनरी कैथरीन के जन्मदिन के दिन उसे एक बेहद सुंदर जगह पर लेकर जाता है और फिर वहाँ उसके लिए केक की व्यवस्था करता है। जैसे ही कैथरीन केक कट करती है, न जाने कैसे हजारों हंस उड़कर तालाब की तरफ आने लगते हैं। ये अमेजिंग मूवमेंट कैथरीन की जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन था और वो खूबसूरत दृश्य के लिए हेनरी का शुक्रिया अदा करके उसे अपने नजदीक बुला लेती है। दोनों अब एक दूसरे की बाहों में थे, लेकिन तभी हेनरी खुद को रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कैथरीन को कोई समस्या हो। और फिर एक दिन वो उसे बताता है कि उसका सिलेक्शन दूसरे शहर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है, उसे पढ़ाई के लिए 2 दिन में निकलना है। कैथरीन ये सुनकर काफी निराश हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर हेनरी के मुताबिक वो यहाँ रहकर अपने पिता की तरह एक मछुआरे की जिंदगी नहीं जीना चाहता। उसे लाइफ में आगे बढ़ना है और इसके लिए यहाँ से निकलना बेहद जरूरी है। हालांकि वो जाते जाते वापस लौटकर आने का वादा करके जाता है। जाने से पहले वो उसे शहर के कुछ पब्लिशर्स का नाम और पता देता है ताकि कैथरीन अपनी वाइल्ड लाइफ ड्राइंग्स को पब्लिशर्स को बेचकर कुछ पैसे कमा सके, लेकिन उसे इन सब चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अब कैथरीन की जिंदगी पहले की तरह ही हो जाती है। वो फिर से जंगलों के उन्हीं पेड़ पौधों और पक्षियों को देखकर अपना दिन बिताने लगती है। धीरे धीरे 4 जुलाई का दिन आ जाता है और ये वही दिन था जिस दिन हेनरी ने उससे मिलने का वादा किया था। कैथरीन तैयार होकर बड़ी बेसब्री से पूरा दिन समुद्र तट के पास उसका इंतजार करती है। 1 घंटे बीतते हैं, 2 घंटे बीतते हैं और फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। वो इंतजार करते करते वहीं सो जाती है, पर हेनरी नहीं आता। उसे महसूस होता है कि हेनरी ने उसे धोखा दिया है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और उदास होकर हेनरी के कहने पर अपने द्वारा बनाई गई वाइल्ड लाइफ ड्राइंग की किताब को जलाने लगती है और ये सोचकर खुद को कोसने लगती है कि जिंदगी में उसने जिस चीज को चाहा वो उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद कहानी वर्तमान में शिफ्ट होती है, जहां पर सुनवाई के दौरान पुलिस ऑफिसर कोर्ट में बयान देता है कि उसे टॉवर पर किसी भी तरीके से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जरूर किसी ने सबूत के साथ खिलवाड़ किया है। तब टॉम जज के सामने उस दिन की वेदर रिपोर्ट दिखाते हुए सफाई देता है कि जिस दिन पुलिस छानबीन के लिए गई थी उसी दिन समुद्र तट के किनारे तूफान आया था, शायद उसकी लहरों ने सबूतों को मिटा दिया हो। इतना ही नहीं, टॉम ने जज के सामने उन एप्लीकेशंस का पूरा जत्था इकट्ठा करके दिखा दिया जिसमें पुलिस ने बार बार अर्जी दी थी कि अगर टॉवर का जाल जल्द से जल्द बंद नहीं किया गया तो किसी भी तरीके की अनहोनी हो सकती है। ऐसे में क्या पता कि एंड्रयू उसी अनहोनी का शिकार हुआ हो। दलील के खत्म होने के बाद टॉम सीधे जाकर कैथरीन के बगल में बैठकर हल्की सी मुस्कुराहट देता है, मानो वो ये कह रहा है कि तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद कहानी एक बार
बार फिर से अतीत के पन्नों को दोहराती है और हम पहुंच जाते हैं साल 1968 में, जब कैथरीन बीच पर बैठकर ड्राइंग कर रही थी। तभी उसकी नजर फुटबॉल खेल रहे एंड्रयू पर जाती है। फिर घर जाते समय उसे एक शख्स नजर आता है जो उसके घर की फोटोज ले रहा होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाती है और सीधे जेम्स के पास जाकर ये बात बताती है। जेम्स उससे कहता है कि ये प्रॉपर्टी डेवलपर होंगे जो बीच के किनारे होटल बनाने का प्लान कर रहे हैं। अगर वो जगह सच में तुम्हारी है तो जरूर प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात ट्रेजरी ऑफिस में होंगे। तुम्हें उनके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। स्टोर से बाहर निकलते ही उसे एंड्रयू मिलता है जो सामान उठाने में उसकी मदद करने के लिए कहता है और फिर सीधे डेट के लिए पूछता है, जिस पर कैथरीन बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। लेकिन अभी भी उसे अपना घर बचाना था, इसीलिए वो डायरेक्ट ट्रेजरी ऑफिस में जाकर जमीन के कागजात को ढूंढने लगती है और यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि वो जगह वाकई में उसी की है जिसे उसके दादाजी ने अपने नाम पर कभी खरीदा था। हालांकि पेपर्स को अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए उसे कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे जो तकरीबन $800 के आसपास हैं। ये कीमत कैथरीन के लिए काफी ज्यादा थी और इतनी जल्दी पैसों का जुगाड़ करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में वो घर जाकर हेनरी के द्वारा दिए गए पब्लिशर्स के कॉन्टेक्ट नंबर्स को ढूंढने लगती है ताकि उन्हें अपनी ड्राइंग्स बेचकर पैसों का बंदोबस्त कर सके। इसी के साथ ही वो एंड्रयू से मिलने का सिलसिला भी शुरू कर देती है। दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बेहद पसंद आ रहा था और तभी एक रोज उसे पब्लिशर का रिप्लाई भी आता है जिसे उसकी ड्राइंग्स में दिलचस्पी थी और वो उस पर वर्क करने के लिए रेडी था। ये खबर कैथरीन को पंख दे देती है। वो काफी खुश थी और अपनी खुशी को एंड्रयू के सामने जाहिर करती है, जिसे सुनकर उसे भी बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही साथ वो उस रोज उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है और फिर वो दोनों पूरी रात एक साथ एक दूसरे की बाहों में गुजारते हैं। इस प्यार भरे पल के बीच वो एंड्रयू को एक सी शेल से बना हुआ लॉकेट भी पहनाती है क्योंकि उसे लगता है कि एंड्रयू के आने से ही उसकी जिंदगी में दोबारा बहार आई है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर इसी लॉकेट का जिक्र पुलिस कोर्ट के सामने पेश करती है। हालांकि लॉकेट उसे एंड्रयू की बॉडी पर नहीं मिला था, बल्कि उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे ने इस लड़की से बहुत ही पहले ब्रेकअप कर लिया था और शायद इसी बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना लॉकेट वापस लेकर मेरे बेटे को टॉवर से धक्का देकर उसकी जान ले ली। ये सुनकर कैथरीन फिर से एक बार अपने अतीत में चली जाती है जहाँ अब हेनरी वापस आ चुका था। लेकिन कैथरीन के साथ एंड्रयू को देखकर उसे काफी बुरा लगता है। उसे लगने लगता है कि उसने कैथरीन को खो दिया है। तभी एक रोज एंड्रयू हेनरी को कैथरीन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहता है। असल में वो अपने दोस्त को बता रहा था कि आखिर उन दोनों ने पिछली सारी रातें कैसे गुजारी थी, जिसे सुनकर हेनरी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कैथरीन से दूर रहने की सलाह देता है। शाम को जब कैथरीन एंड्रयू से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है जो उसे बताता है कि एंड्रयू बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, उसे उससे तुरंत नाता तोड़ देना चाहिए। पर हेनरी को देखकर वो अचानक से गुस्से से लाल हो जाती है और उस पर पत्थर फेंकने लगती है। कैथरीन कहती है कि वो चाहे जैसा भी हो लेकिन उसने तुम्हारी तरह मुझे अकेला तो नहीं छोड़ा, कम से कम वो मेरे साथ तो है। जिस पर हेनरी सभी गलतियों की माफी मांगते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने ये गलत किया, मगर तुमसे दूर रहकर ही मुझे तुम्हारी कमी का एहसास हुआ है। जिस पढ़ाई के लिए मैं तुमसे दूर गया था तुम्हारे आगे वो सब फीकी सी लगने लगी और फिर मुझे लौटकर वापस आना ही पड़ा। मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, अपने प्यार के लिए। मैं यहाँ अब टाउन की एक छोटी सी ही लैब में गुजारा करने को भी तैयार हूँ। हेनरी की बातों में आंसू देखकर कैथरीन का दिल पिघल जाता है। अब वो बड़ी दुविधा में फंस चुकी थी कि आखिर वो किसे अपनाए और बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। इसके कुछ ही दिनों बाद एक रोज कैथरीन सामान खरीदने के लिए टाउन में जाती है तो वो एंड्रयू के साथ कुछ दोस्तों को देखती है। इन्हीं में से एक लड़की उसके हाथ को थामे हुए थी जो उसे खुद को एंड्रयू की मंगेतर बताती है। ये सुनकर तो मानो कैथरीन का दिल धक से हो जाता है और वो भागते हुए अपने घर जाती है। एंड्रयू भी उसके पीछे पीछे घर आता है लेकिन वो उससे अब मिलना नहीं चाहती थी और छुपकर एक बीच के किनारे जाकर जोर जोर से चिल्लाती है। ना जाने क्यों उसके साथ ऐसा हरदम होता है। जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वो अंत में उसे छोड़कर चला जाता है। कैथरीन अब दोबारा कभी भी उसका मुंह नहीं देखना चाहती और फिर इन सब चीजों को भुलाकर वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। समय के साथ साथ फिर से वो अपनी खुशियों के रंग में रंग जाती है और एक दिन उसकी बुक भी छप जाती है जिसकी उसे अच्छी खासी रकम भी मिलती है। इन पैसों को लेकर वो घर के पेपर्स को अपने नाम ट्रांसफर करवा लेती है और अब कानूनी तौर पर उस घर की वो मालकिन हो जाती है। कैथरीन की छपी बुक को पढ़कर उसका भाई जॉडी उससे मिलने के लिए आता है। जॉडी अब आर्मी ऑफिसर बन चुका था। यहाँ वो अपनी बहन को बताता है कि उसे अपने बाकी भाई बहनों की कोई खबर नहीं है, यहाँ तक कि वो उन्हें देखेगा भी तो नहीं पहचान पाएगा क्योंकि वो काफी बड़े हो चुके होंगे।
साथ ही साथ वो उसे माँ के भेजे गए उस लेटर के बारे में भी बताता है जिसमें उन्होंने पिताजी को अपने बच्चों के साथ रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। वो पिताजी के रिप्लाई का काफी दिनों तक इंतजार करती रही और फिर एक रोज कैंसर के चलते उनकी मृत्यु हो गई। कैथरीन अपनी किताब में हेनरी के लिए थैंक यू नोट भी लिखती है, क्योंकि आज हेनरी की वजह से ही उसकी किताब छपी थी। इसीलिए वो इस किताब को जेम्स के पास छोड़कर जा रही होती है। तभी वहाँ पर एंड्रयू आ जाता है और उससे जोर जबरदस्ती करने लगता है। कैथरीन उसे दूर रहने को कहती है, मगर वो नहीं मानता और थोड़ा सा आगे चलकर उसे एक झापड़ जड़ देता है, जिससे गुस्से में आकर कैथरीन एंड्रयू को धक्का देकर धमकी देती है कि अगर आज के बाद उसने कभी भी उसके नजदीक आने की कोशिश की तो वो उसको जान से मार देगी। ये बात वहाँ मौजूद एक मछुआरा सुन लेता है और कोर्ट में वो यही गवाही भी देता है। वहीं एंड्रयू से झगड़ने के बाद कैथरीन घर जाती है, लेकिन उसका घर पूरी तरह से तहस नहस था। सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसके पीछे एंड्रयू का ही हाथ था। मजबूरी में कैथरीन कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करके बोट पर ही दिन गुजारती है। उस दिन उसे एहसास होता है कि आखिर उसकी माँ ने क्यों घर छोड़ा था। एक मर्द जब शैतान बन जाता है और वो किसी महिला के ऊपर हाथ उठाता है तो वाकई वो महिला असहाय होकर शायद उसकी माँ की तरह कदम उठाती है। तभी वहाँ हेनरी आता है और कैथरीन के चेहरे पर मार के निशान देखकर उसका खून खौल जाता है। वो समझ जाता है कि ये किसने किया है। वो हेनरी को बताती है कि उसे पब्लिशर्स से मिलने ग्रीन वैली जाना था, लेकिन एंड्रयू ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस पर हेनरी उसे ग्रीन वैली जाने वाली बस का नंबर और वहाँ के होटल के बारे में बताता है जहाँ वो सुरक्षित रह सकती है। साथ ही साथ वो आश्वासन देता है कि जब वो वापस आएगी तो वो उसे यहीं पर मिलेगा। फिर हेनरी खेल में उसे अपनी लाल टोपी पकड़ाता है और फिर हम कैथरीन को पब्लिशर के साथ मीटिंग में देखते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि इसी रात एंड्रयू की मौत भी होती है, लेकिन पब्लिशर कोर्ट में कैथरीन के पक्ष में गवाही देते हैं कि उस दिन वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, यहाँ तक कि अगली सुबह भी उसने हमारे साथ बेहद उम्दा मीटिंग की। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई घबराहट नजर नहीं आ रही थी। उधर एंड्रयू का वकील कहता है कि कैथरीन जिस होटल में रुकी थी वो बस स्टैंड से बेहद नजदीक था। यकीनन रात में वो अपने घर वापस गई और एंड्रयू को टावर पर बुलाकर बातचीत करने के बहाने धक्का मार दिया हो। पर टॉम बातों को उलझाने और उनको सुलझाने में बहुत ही माहिर था। वो जज के सामने दलील पेश करता है कि आखिर मेरा क्लाइंट एक ही रात में इतना सफर तय करके सुबह इतनी जल्दी उठकर पब्लिशर के साथ बेहिचक मीटिंग कैसे कर सकता है। ये एक मर्डर की बात है, कोई क्राइम सीन की शूटिंग नहीं चल रही। ऊपर से वो ठहरी एक महिला। आप अच्छे से जानते हैं कि महिलाएं कितनी इमोशनल होती हैं। अब पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद जज फैसला करते हैं कि कैथरीन पूरी तरीके से निर्दोष है। उसके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत पुलिस पेश करने में असफल रही है जिससे उसका नाम इस केस से जोड़ा जा सके। इसीलिए ये कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है और बेकसूर होने के बावजूद भी जेल में इतने दिन काटने के लिए उससे माफी मांगती है। ये सुनते ही वहाँ खुशी की लहर दौड़ जाती है। कैली और जेम्स उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और अपने भाई जॉडी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो मुड़कर टॉम को देखती है, मानो वो उनके इस एहसान का शुक्रिया अदा कर रही हो, क्योंकि अगर वो आज ना होते तो शायद कैथरीन को कोई भी नहीं बचा पाता। इन सब के बाद जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ जाती है। हेनरी उसकी जिंदगी में दोबारा आ जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी हो जाते हैं। काफी साल बीतते हैं और हम देखते हैं कि अब कैथरीन की कई किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। वो काफी फेमस हो गई थी। साथ ही साथ जेम्स की भी मौत हो गई और कैथरीन हेनरी के साथ रहकर इस जंगल में ही अपना जीवन बिताते हुए बूढ़े हो जाते हैं। दोनों प्रकृति के बीच रहकर ही उसे समझने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अब वो 70 साल की हो चुकी थी। एक रोज बोट पर उसे अपनी माँ आते हुए नजर आती है, जिसे देखकर वो नन्ही सी कैथरीन की तरह रोने लगती है और वहीं पर आखिरी सांस लेती है। जिस जंगल को वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, जिसके बीच रहकर वो पेड़ पौधों के साथ खुद ही बड़ी हुई थी, आज उन्हीं के बीच समा गई। कैथरीन तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एंड्रयू की मौत कैसे हुई थी ये आज भी पुलिस के लिए गुत्थी बनी हुई है और ये राज शायद अब कैथरीन के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। तभी एक रोज हेनरी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना को डोनेट करने के लिए उसके कुछ कलेक्शंस को पैक कर रहा होता है। यहाँ उसके हाथ कैथरीन की एक डायरी लगती है
जिसमें उसने एक चित्र को बनाते हुए लिखा था कि कभी कभी अगर शिकार को जिंदा बचना है तो शिकारी का मरना जरूरी हो जाता है। हैरत की बात तो ये थी कि ये जो ड्राइंग थी वो किसी और की नहीं बल्कि एंड्रयू की ही थी और उसके गले में वही लॉकेट था जिसे कभी कैथरीन ने उसे गिफ्ट किया था। ये लॉकेट डायरी के पीछे बड़ी ही हिफाजत से रखा हुआ था। इस पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे जो इस बात का सबूत था कि एंड्रयू का कातिल कोई और नहीं बल्कि कैथरीन ही थी। हेनरी को सब कुछ साफ साफ समझ में आ चुका था और वो वापस उस लॉकेट को समुद्र में फेंक देता है, जिसके साथ ही अंत में हमें कैथरीन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मैं इस जंगल के कण कण में बसी हूँ और कोई भी मुझे इस पवित्र जगह से अलग नहीं कर सकता। आखिर यही तो वो जगह है जहाँ पर क्रोडेट्स गाते हैं। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, हालांकि आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैथरीन ने एंड्रयू को मारा कैसे, तो ये पूरा हिसाब किताब आप खुद ही मूवी में दिए गए हिंट्स से लगा लीजिए, जहाँ जगह जगह पर डायरेक्टर ने ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर कैसे कैथरीन मासूम दिखने के बाद भी शातिर थी। वो जब पहली बार एंड्रयू के साथ टॉवर पर चढ़ी थी तो वहाँ पर एंड्रयू ने ही उसकी खुली जाली को बंद किया था, जिसे पक्का मर्डर की रात कैथरीन ने खोल दिया होगा। साथ ही साथ हमेशा सोशल सर्विस करने वालों से बचने के लिए वो अपने पैरों के निशान मिटा दिया करती थी और उस रात भी उसने कुछ ऐसा ही किया होगा। और तो और एंड्रयू के शरीर पर जो लाल धागे मिले थे वो किसी और के नहीं बल्कि हेनरी की टोपी के थे, जिसे ग्रीन वैली जाने से पहले हेनरी ने उसे दिया था। इससे ये समझ पाना बेहद आसान था कि उस रात 2 बजे के आसपास ठंड अधिक पड़ने की वजह से वो इसी कैप को पहनकर एंड्रयू से मिलने गई होगी और फिर उसे टॉवर से धकेलकर मार दिया। वैसे ये सिर्फ मेरा अनुमान है, अब आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना है। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।